तो अब क्या बात कर रहे थे हम लोग, पोजीशन वेक्टर के बारे में, है ना। यूनिट वेक्टर मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। अब मैं फिर से उसमें पहुंचता हूँ, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर मतलब, पोजीशन वेक्टर मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे स्थिति सदिश। क्या बोलेंगे? स्थिति सदिश। ठीक है। अब स्थिति सदिश में अगर आपको फिर से मैं वही चीज बनाता हूं, ठीक है, ऐसे x अक्ष, y अक्ष और इधर z अक्ष है। ठीक है। तो मान लीजिए मैं ऐसे ही जनरल बना रहा हूं, x, y, z है। ठीक है। तो इसकी स्थिति सदिश क्या लिखोगे? यहाँ से मैं बना देता हूँ, ये एक सदिश होगा जो मूल बिंदु से होगा, ये ओरिजिन से। यहाँ से एक सदिश आप कैसे डिफाइन करेंगे? r वेक्टर बराबर ये जो x है, x को बस i लिख देना, ये जो y है y को j कर देना, ये जो z है इस z को k कैप कर देना। ठीक है। इसको कैप बोलते हैं, ऊपर जो बना हुआ है इसको कैप बोलते हैं। तो x, y और z इस तरह से होता है स्थिति सदिश। अब दूसरा चीज़ जो आपको सीखना है वह है विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको कहते हैं विस्थापन सदिश। ठीक। अब सुनो, अगर किसी कण का, किसी वस्तु का अपने स्थिति सदिश में परिवर्तन आता है, मतलब पोजीशन में अगर चेंज आ गया, मैं पहले यहाँ था अब मैं यहाँ आ गया, तो मेरे पोजीशन में चेंज आया, है ना, मेरी स्थिति में चेंज आया। तो ये जो स्थिति है वो अगर इसको मैं ए बोल देता हूँ और वो घूमकर यहाँ आ जाता है इस जगह पर, तो विस्थापन क्या होगा? देखो पहले वो यहाँ था ए बिंदु पर, तो इसको मैंने लिख दिया x1, y1 और z1, ये यहाँ था। ठीक है। अब यहाँ से ये ऐसे घूमता हुआ ऐसे जाकर यहाँ पहुँच गया b पर, तो ये x2, y2 और z2 हो। ठीक है। तो परिवर्तन जो स्थिति सदिश में आए उसे क्या कहेंगे? विस्थापन, परिवर्तन। तो परिवर्तन कैसे आ रहा होगा जरा देखते हैं। इस A का सदिश, स्थिति सदिश क्या होगा? पोजीशन वेक्टर A का बताओ क्या लिखोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर A को कैसे लिखेंगे? मैंने कहा था x, y, z में बस i, j और k ये लगा देना। ठीक है। अब B का कैसे लिखोगे? तो B को ऐसे लिखोगे, ये हो गया RB। ठीक है। RB क्या होगा? RB होगा x2i क्या प्लस y2j क्या प्लस z2k क्या। सही है। अब विस्थापन क्या है वो हमें पता करना था। तो विस्थापन है A से B के दिशा में जो सदिश है उसको क्या कहते हैं? विस्थापन। तो इसको मैं ऐसे डेल्टा R से लिखूंगा। तो विस्थापन सदिश डेल्टा R, ये क्या होगा? देखना जरा यहाँ से, त्रिभुज का नियम लगा सकते हो क्या? क्या यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है? तीन सदिश का त्रिभुज बन रहा है क्या? देखिए जरा, फिर से मैं बना देता हूँ यहाँ पे, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। तो ये हो गया RB सदिश, RA और डेल्टा R। ठीक है। अब बताना इन तीनों में क्या संबंध आप लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इस तरह से, RB प्लस डेल्टा R बराबर
नहीं, आर ए प्लस डेल्टा आर बराबर आर बी, है ना। ये दोनों एक, इसका टेल हेड शुरू है, इसका जो है वो विपरीत दिशा में है, ऑपोजिट है, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो मुझे निकालना है डेल्टा आर, तो डेल्टा आर क्या हुआ, आर बी माइनस आर ए। समझ आया ये बात? यहाँ पे देख रहे हो ना, एक वेक्टर ट्राइंगल बन रहा है ना, सदिश का त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज वाले नियम से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर बराबर आर बी माइनस आर ए। ठीक, अब देखते हैं यहाँ से इस चीज़ को क्या लिखोगे, आर बी माइनस आर ए। अब मैं आपको नियम बताता हूँ कि अगर इस तरह से आई जे के में लिखा हुआ मिले आपको तो उसको घटाएंगे कैसे। इसको घटाने का नियम मैं आपको सिखाता हूँ, और जोड़ने का भी नियम वही है। क्या नियम है कि केवल आई वाला आई के साथ ही घटा सकते हो, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ ही हो। ठीक है, तो कैसे इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे x2 में से x1 घटेगा, क्योंकि b माइनस ए है तो इसको इससे घटाना है। तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ऐसे होगा। ठीक है ना, ये हो गया डेल्टा आर वेक्टर। तो इसको आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक सूत्र की तरह, इसको सूत्र की तरह बना सकते हैं। और सूत्र लिखने के समय क्या समझना है आपको कि जब फाइनली जहाँ वो पहुँचेगा, अंतिम उसकी स्थिति क्या होगी, उसको प्रारंभिक स्थिति से घटाना है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। मान लीजिए कि इनमें से कोई एक पहले से ही माइनस होता या ये माइनस होता, तो यहाँ पर भी माइनस होता, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, उसका ध्यान रखना, केवल छोटी सी गणित है, कोई बड़ी बात मैं नहीं समझा रहा। अब ये हो गया विस्थापन। अगर मैं आपसे इसका परिमाण जानना चाहूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, मॉड ऐसे लिखते हैं। मैंने आपको अभी सिखाया कैसे इसका निकालना होता है मैग्नीट्यूड। इसकी जो एक्स वाई जेड है उसको स्क्वायर करके रूट अंडर ले लो, तो बन गया ना x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर का रूट, है ना। ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड, समझ में आया। सिर्फ इसके आई जे के को रूट स्क्वायर करके रूट ले लो, है ना। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश और उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, सही है। चलो, अब इसमें अगर लिखना होता है मैग्नीट्यूड तो कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैसे लिखोगे इसको, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होता है ना। मैंने आपको यूनिट वेक्टर निकालने के समय सिखाया ये कैसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला पार्ट जो पढ़ना है वो है डायरेक्शन कोसाइन, उसको कहते हैं दिक्कोजिया। क्या है, कोई नई बात नहीं है। मैं इसी बात को जो मैंने अभी पढ़ाया स्थिति सदिश, उसको मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कि क्या चीज़ था वो। स्थिति सदिश में मैंने ए वेक्टर लिख दिया ये, ठीक है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को कैसे लिखोगे, एक्स वाई जेड, ठीक है, या ए एक्स ए वाई ए जेड, ऐसे समझ लो। ये ए एक्स है, ये ए वाई है और ये ए जेड, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है ना। कोई नई चीज़ नहीं सिखा रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब सुनो, इस सदिश को देखना ध्यान से, ये सदिश किस तरह से होगा। आप अपने घर में इमेजिन करो कि ये जो कमरा है, ये कमरा मान लो ये दीवार है और ये आगे ऐसे फर्श है,
ठीक है ना, ऐसे फर्श जिसके ऊपर आप खड़े हो या बैठे हो, इस जगह पे आप एक कील ठोक दो जहाँ पे मूल बिंदु होगा, ओरिजिन होगा, वहाँ से एक धागा पकड़ के ऐसे खींच के रखो ऐसे, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो, ये एक सदिश हो गया। अब ये जो सदिश है वो ये इस अक्ष से कुछ कोण बना रहा है, तो ये अक्ष से जो कोण बना रहा है ये कोण में ले लेता हूँ बीटा, ठीक है। उसी तरह से इस वाले अक्ष से एक्स अक्ष से भी कोण बना रहा है, उसको ले लेता हूँ अल्फा, ठीक है। और z से भी कोण बना रहा होगा और z का कोण ले लिया मैंने गामा, ठीक है। तो मुझे इसी कोण का मान ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक त्रिभुज लूँगा 90 डिग्री वाला। तो बताओ ये क्या है, ये दूरी ax है और ये दूरी क्या है ay। तो इस त्रिभुज में cos अल्फा का मान ज्ञात करना, cos अल्फा cos का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो बेस क्या होगा इसका ax और कर्ण क्या है, ये वाली दूरी है ना, ये वाली दूरी, तो ये दूरी मॉड a ही तो है, ये वाली दूरी, ये दूरी मॉड a है, तो इसको किससे डिवाइड करोगे, मॉड a से, ठीक। उसी तरह से cos बीटा क्या होगा, अब इधर बना लीजिए त्रिभुज, इधर बना लीजिए ये, तो ये वाली दूरी क्या है ay, सही है। अब इस त्रिभुज में cos बीटा का मान क्या होगा, ay बटे मॉड a, सही है, ay बाई मॉड a, ठीक है ना। इसको इमेजिन कर लो, ऐसे करके क्या है ना, ऐसे एक सदिश है और यहाँ से जो कोण बन रहा है वो बीटा है, तो यहाँ पे मैंने एक ऐसे त्रिभुज बना दिया है ना, और उस त्रिभुज में जो कर्ण है वो मैग्नीट्यूड है, ठीक। और आधार क्या है ay, इसका आधार क्या था ax, तो ay बाई मॉड a। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos गामा का मान az बाई मॉड a, बिल्कुल लिख सकते हैं, सही है। अब मैं क्या कहता हूँ कि इन सभी को पहले स्क्वायर कर दो, ठीक है, फिर उसको जोड़ दो, तो cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा, इनको जोड़ना क्या आता है देखना, तो इनको जोड़ो तो ये आएगा इसका स्क्वायर बटा a का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर बटा मॉड a का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर बटा मॉड a का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, मॉड a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, सबसे तो इसका स्क्वायर करोगे तो ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर में भी यही है, देखो ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर। मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर होगा, एलसीएम लेने पे ऊपर और नीचे बराबर हो गया, तो इसका मान क्या हो गया 1। तो आपको याद क्या रखना है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का मान क्या होता है 1 होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट करके, नोट cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1, ये हो गया। अल्फा बीटा गामा क्या है बताइए, अल्फा है x अक्ष से कोण, ठीक है, बीटा क्या है y अक्ष से कोण, गामा क्या है z अक्ष से कोण, ठीक है, ये है मान। तो तीनों का अगर स्क्वायर कर दो तो वो 1 आ जाता है cos के साथ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसको आप ट्राई करना कि अगर तीनों ही अक्ष से बराबर बराबर कोण बनाए तो बताइए वो कोण क्या होगी, ठीक है। एक ऐसी सदिश है
जो तीनों ही अक्ष से बराबर बराबर कोण बना रही है। तो बताइए उस कोण का मान क्या होगा, यही सवाल। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। लिखो, ठीक है। तो देखो, यदि एक सदिश तीनों ही अक्ष से बराबर कोण बनाए तो वह कोण का मान ज्ञात करें, ये सवाल है। तो इसको कैसे करेंगे देख लीजिए। इसका मतलब क्या है, अल्फा भी बराबर है, बीटा भी बराबर है और गामा भी बराबर है। मान लेते हैं वो थीटा है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे उस सूत्र से, देखिए क्या लिखेंगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो तीनों बराबर हो गए, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। तो कॉस थीटा का मान क्या हो गया, 1/√3। तो क्योंकि इसका कोई मान हमें याद नहीं है तो आप क्या लिखेंगे इसको, थीटा बराबर, इसको बोलेंगे कॉस इनवर्स 1/√3, ठीक है ना। ये सब आप गणित में सीख लिए होंगे शायद, या सीख लेंगे कुछ दिनों में। कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस को उधर भेज देते हैं तो कॉस इनवर्स हो जाता है, सही है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर एंगल निकालने के लिए, ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे विभक्तिकरण, किसी भी सदिश का विभक्तिकरण कैसे करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट वगैरह लिए। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, विभक्तिकरण, सदिशों का विभक्तिकरण। देखिए विभक्तिकरण मतलब क्या है, मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ जहाँ पे सदिश को जोड़ने का नियम मैंने सिखाया था आपको। मैंने कहा था कि अगर कई सारे सदिश हैं ऐसे, इनको अगर आप टेल हेड करके जोड़े हैं ऐसे, तो ये इसका योग हो जाता है। अगर विपरीत दिशा में, ऐसे विपरीत दिशा में अगर आप इसको लिखते हैं तो, है ना। तो A B C D E, और इसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल A, कैपिटल A। तो कैपिटल A को आप क्या लिखेंगे, कैपिटल A बराबर स्मॉल a B C D E, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक एक विभक्तिकरण अगर करोगे तो कितने विभक्ति हो सकती है। तो उसका आंसर है अनंत, कई हो सकते हैं। मतलब एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे 5 है तो 5 का विभक्ति करना आपको, मतलब आपको जोड़कर कोई 2 नंबर जोड़कर लिखना है, 2 नहीं मतलब नंबर जोड़कर लिखना है। तो कितने नंबर होंगे जिनको आप जोड़ोगे तो 5 होगा। तो उसका आंसर है अनंत, क्योंकि मैंने ये थोड़ी कहा कि वो इंटीजर होगा, है ना। मतलब ये 1 + 4 हो सकता है, 1 + 2 + 2 2.5 कर लो। तो 2.5 अगर करोगे तो ये 1.5 होगा, है ना। उसी तरह से और क्या क्या हो सकता है, 0.5, 1.5, ठीक है। उसके बाद 2.5 और 2.5 हो गया, ये 2.5 और 5, 3 और 2 5, इस तरह अनंत हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। ले उसी तरह से इसके बारे में भी बोल सकते हो आप कि अनंत सदिशों का विभक्तिकरण हो सकता है। मतलब एक सदिश का अगर विभक्ति निकालो, उसके कंपोनेंट निकालो, तो कई टुकड़ों में आप तोड़ सकते हैं। टुकड़ा मतलब पूछा जा रहा है कि कितने टुकड़ों में बांट सकते हैं, कई टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर का अगर आप कंपोनेंट जिसको बोलते हैं विभक्ति अगर करें तो उसके अनंत जवाब होंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि समकोणीय तरीके से करना है आपको, रेक्टेंगुलर, मतलब 2 सदिश ऐसे विभक्ति लेने हैं जो आपस में वो 90 डिग्री कोण बनाए, ठीक है। अगर आपस में ऐसे हो कि वो लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसका जवाब सिर्फ 2 ही होगा। मतलब अगर ए वेक्टर मुझे ऐसे डिफाइन करना है जो आपस में परपेंडिकुलर हो, तो आप 2 ही तरीके से इसको बांट सकते हैं। ऐसे ए वेक्टर और ये होगा
ए ए बी। तो अब आप इसको लिख सकते हैं ए बराबर ए प्लस बी। तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। रेक्टेंगुलर मतलब आयतन जैसा बनेगा, और कंपोनेंट का मतलब इसका विभक्ति है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को क्या बोलेंगे? समकोणीय, लिख लो, समकोणीय विभक्ति या घटक, इसको घटक बोलेंगे, घटक, ठीक है ना। इसके टुकड़े हैं। तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि वो है क्या, कैसे इसको तोड़ के निकालेंगे, तो मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ। यहाँ पर हमेशा एक कोण दिया रहेगा आपको, थीटा, ठीक है। तो मैं अलग से बनाता हूँ यहाँ पर, ऐसे, ये है x, ये y, ठीक है, और ये है एक सदिश a सदिश, ये इससे थीटा कोण बना रहा है, और मैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी समकोणीय घटक, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि वो क्या क्या होंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो क्या करोगे, यहाँ पे त्रिभुज बनाओगे, एक सदिश ऐसे हो गया, एक सदिश ऐसे हो गया, एक सदिश इधर, एक इधर, ठीक है। तो सुनो, आपको सिर्फ यही दिया हुआ है ए वेक्टर, तो इस चीज को मैं लिख देता हूँ x, और इस चीज को मैं लिख देता हूँ ay, जो मुझे नहीं पता। तो अगर आप cos थीटा लिखें, cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा? ax बटा मॉड a। मॉड a क्या होता है? मैग्नीट्यूड, परिमाण, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे निकालते हैं आपको मैंने सिखा रखा है, रूट अंडर ax का वर्ग ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। मैंने सिर्फ दो ही लिया है, केवल xy का तल लिया है। ये जो तल है, ये समतल जो है वो xy तल है, इसमें z नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल में दो ही होंगे, ठीक है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो cos थीटा का मान क्या होगा? cos थीटा का मान क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे कर्ण। उसी तरह से मैं आपसे पूछूं साइन थीटा क्या लिख सकते हैं आप? साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? ay बटे मॉड a, ये लिख सकते हैं। लेकिन मुझे ना ax पता है ना ay, मुझे सिर्फ और सिर्फ a पता है। तो ax क्या होगा बताओ? ax होगा, यहाँ मैं बता देता हूँ, ax बराबर मॉड a cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा तो वो मॉड ही हुआ, ay बराबर a साइन थीटा। तो ये है इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मैं कॉमन लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, बिल्कुल देशी भाषा में, कि कैसे निकालेंगे। एकदम शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है, समझ लो। कोई भी एक घटक दिया जाए, कोई भी एक सदिश दिया जाए a, उससे जो भी कोण आपको बनता हुआ दिख रहा है, जिससे कोण आपका बनता हुआ दिख रहा है, जिस अक्ष से कोण आपको थीटा बनता हुआ दिख रहा है, उधर हो जाएगा cos थीटा। तो इधर आप क्या लिख देंगे? a cos थीटा, ठीक है। और इस घटक को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे। आपको मैंने बता रखा है ना कि ये जो ट्राइंगल होता है उसको आप पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं, समचतुर्भुज भी बना सकते हैं। तो ये भी ay होगा, और ये भी ax होगा, ऐसे समचतुर्भुज बनाया जा सकता है। तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ यही करने वाले हैं, इधर और इधर, ऐसे ऐसे। तो जो कोण आपको बनता हुआ यहाँ दिख रहा है, उधर आप cos थीटा ले लेंगे। तो ये अगर थीटा है तो ये कोण क्या होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। या एक बार आपको cos थीटा मिला तो दूसरा आंसर इसका साइन थीटा होता है। ये भी एक नियम बना के याद रख लो। तो शॉर्टकट में क्या करना है, जो कोण दिखाई दे उधर cos थीटा और उसके लंबवत साइन थीटा होगा, ठीक है।
तो कंपोनेंट लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? मैं कुछ प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैंने क्या पढ़ाया। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करना मतलब उनके विभक्तिकरण, विभक्तिकरण मतलब वापस तोड़ना, उनके टुकड़ों में बांटना है। तो नियम ये कहती है कि अनंत विभक्तिकरण हो सकते हैं, किसी भी सदिश के अनंत विभक्तिकरण हो सकते हैं, अनंत तरीके से तोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि केवल आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बांटना है, मतलब दो ऐसे घटक लेने हैं जो आपस में लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसका जवाब हो जाएगा केवल दो विभक्ति हो सकता है। तो उसको तोड़ने को बोलते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स यानी कि घटक, ठीक है, घटक। तो समकोणीय घटक यानी आयतन रेक्टेंगुलर तरीके से अगर बनाना है तो दो ही आएंगे। अब वो कैसे निकालें, तो उसका जवाब मैंने यहाँ बताया। अगर एक सदिश थीटा कोण बनाए तो उस दिशा में उस सदिश का घटक क्या होगा, तो जो कोण आपको बनता हुआ दिख रहा है उसको कॉस ले लो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। तो एक्स दिशा में क्या आया, ए कॉस थीटा, और वाई दिशा में क्या होगा, साइन थीटा। जो कोण आपको दिख रहा है उसका कॉस थीटा ले लो, जो कोण आपको नहीं दिख रहा है एक बार कॉस थीटा लिए उसके लंबवत साइन होगा, सिंपल शॉर्टकट, क्योंकि ये हमेशा 90 माइनस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो यही मैंने आपको सिखाया। अब मैं यही प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा कि घटक कैसे लेंगे, कंपोनेंट्स कैसे लेंगे, क्योंकि फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये कि किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ना। ठीक है, चलो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, इसको लिख लो। तो चलिए कंपोनेंट ब्रेक करने का प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अगर मैं एक सदिश लूँ इस दिशा में और वो यहाँ से अल्फा कोण बना रहा है, ठीक है, इसको मैं ए सदिश बोल देता हूँ। तो बताइए इसके घटक इस दिशा में क्या हो, इसके दो घटक बता दें आप। तो दो घटक कैसे लिखोगे, तो ए जो कोण बन रहा है उसका कॉस, और इधर ए साइन अल्फा। कैसे हुआ, मैंने कहा था कि जो भी कोण बनता हुआ दिखे उसके लंबवत ले लो साइन, और उसके दिशा में हो जाएगा कॉस। ठीक है, तो ये पहला। चलो इसको करके दिखाओ। इधर इस दिशा में बीटा कोण है, ठीक है, ए वेक्टर। बताएं इसके दो घटक तोड़कर बताएं, कोशिश करो। हाँ, इस दिशा में क्या होगा, इस दिशा में होगा ए कॉस बीटा, और इधर क्या होगा, इसके लंबवत लेना है आपको ए साइन बीटा। ठीक है ना। अगर मैं वेक्टर नहीं बनाता इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, बार बार मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड ही होगा। सही है, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, अब इस दिशा से थीटा कोण पर ए वेक्टर, बताओ इसके कंपोनेंट तोड़ो इसके घटक तोड़ के बताओ। हो गया। देखो मैंने कहा था जो कोण दिख रहा है उसी दिशा में, मतलब जहां से वो दिख रहा है उसी दिशा में कॉस ले लो, और उसके लंबवत, इसके लंबवत ए साइन थीटा हो जाएगा ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इस दिशा में ए सदिश है, ठीक है, तो इसके बीच इसके मध्य कोण 90 डिग्री है। तो बताओ इस ए सदिश का अपने लंबवत में क्या घटक आ रहा है, बताओ। कोई घटक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप cos 90 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। cos 90 तो 0 होता है। इसका मतलब बड़ा ही इंपॉर्टेंट निकल के आया इधर, इसको कट कर दो। तो इंपॉर्टेंट आया कि किसी भी सदिश के अपने लंबवत ऊर्ध्वाधर
यानी कि 90 डिग्री के दिशा में कोई घटक नहीं होता। ठीक है, तो अ वेक्टर हैज नो कंपोनेंट इन इट्स। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि लंबवत दिशा में या ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई घटक नहीं होता। ठीक है ना, 90 डिग्री के दिशा में कोई घटक नहीं होता। अब इसी बात का सबसे ज़्यादा उदाहरण जो हमारे इस फिजिक्स में है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना, कि वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको पता है क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण होता है वो ऊर्ध्वाधर होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, नीचे की दिशा में। तो उस ग्रेविटी का अगर मैं कंपोनेंट लूँ अपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसके कोई घटक नहीं होंगे। इसका मतलब इस त्वरण का असर क्षैतिज दिशा में नहीं होता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होता। इसी चीज़ का हम काम करेंगे जो अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसमें यूज़ होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या है कि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होता। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज दिशा में नहीं होता। तो ये है 90, और ये ग्रेविटी के दिशा को बोलेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया। वर्टिकल इसको बोलेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली एक्ट करेगा। वर्टिकल का मतलब क्या होगा? ऊर्ध्वाधर, बिल्कुल परपेंडिकुलर। और इस दिशा को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल को इस्तेमाल करने वाले हैं क्षैतिज दिशा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा ये, अभी कंपोनेंट मैंने लिया नहीं, डायरेक्शन। तो आप क्या बोल सकते हैं कि ग्रेविटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता। इसका मतलब त्वरण, जो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण आता है, उस त्वरण का कोई भी असर क्षैतिज दिशा में नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरह से बना दूं, इसको देखना ऐसे, ये एक 90 डिग्री का एक तल है, एक रोड है, जो ऐसे मैंने उठा दिया है, थीटा एंगल पे उठा दिया है ऊपर। ठीक है, ऐसे उठा दिया है। तो ग्रेविटी किधर लग रहा होगा? ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल लगता है। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर लगता है, तो ग्रेविटी तो ऐसे ही लग रहा होगा, इस दिशा में। ठीक है, ऐसे। लेकिन इस ग्रेविटी के दो घटक हो सकते हैं। एक इस जो तल है, जो आपने रोड बना रखा है, इंक्लाइंड प्लेन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मतलब एक ऐसा तल जो उठी हुई हो,
है ना। जैसे कभी आप सड़क देखे हों ऐसे उठा हुआ होगा, उसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। तो वहाँ पे ग्रेविटी का असर दिखेगा, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस ग्रेविटी के दो घटक बनाएं, कंपोनेंट में तोड़िए जरा, कैसे तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, कोण चाहिए। तो कोण निकालो पहले। तो कोण कैसे निकलेगा, इसको नीचे ले जाओ तो ये 90 हो गया, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी कोण दिख जाए उसका कॉस ले लो। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इस दिशा में क्या लिखोगे, जी साइन थीटा। और कॉस थीटा किधर होगा, उसी के परपेंडिकुलर होगा, तो इसके परपेंडिकुलर इधर होगा। तो इधर क्या लिखोगे, जी कॉस थीटा, ठीक है। तो ग्रेविटी का केवल साइन थीटा वाला हिस्सा ही किसी भी वस्तु को नीचे खींच के लेके आएगा। जैसे आप किसी वस्तु को अगर ऊपर से ऐसे छोड़ें, मैं इस बोतल को ले लेता हूँ ऐसे, इसको जब आप छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे सीधा गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। लेकिन अगर आप ऐसे किसी कोण में किसी वस्तु को आप रखें इंक्लाइन प्लेन में, मैं लेकर आता हूँ, रुको, हाँ इसको लेके आता हूँ ऐसे, ठीक है ऐसे। तो अगर आप इसको सीधा गिराएंगे तो बिल्कुल 90 डिग्री में नीचे गिर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी उसको ऐसे खींच रहा होगा। लेकिन इसी को अगर आप ऐसे थीटा कोण में रखें, क्षैतिज से थीटा कोण बन रहा हो, और तब इसको छोड़ेंगे तो देखिए धीरे धीरे गिर रही है। इसका मतलब पूरा ग्रेविटी नहीं आया, ग्रेविटी का केवल साइन थीटा वाला घटक ही आया है ना। जो तो साइन थीटा का घटक ही उसको साइन थीटा के हिसाब से उसको नीचे गिरा रहा होता है, ठीक है। तो ये है, आगे हम पढ़ेंगे, अभी इस चैप्टर में नहीं आने वाला, लेकिन आगे आएगा। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इस घटक का क्या काम है, कंपोनेंट का काम क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट तोड़ने आना चाहिए आपको, ठीक है। घटक तोड़ने आना चाहिए। तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, मान लो मैं वो बोलता हूँ कि इस बल का आप कीजिए, बल क्या है, एक वेक्टर है, इस बल के दो घटक आप तोड़ के दिखाइए। तो तोड़ने के लिए आपको कोण चाहिए, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ से कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, इधर तुरंत से बना देंगे f cos 30। लेकिन अकेला कभी नहीं होता, इसके रेक्टेंगुलर होते हैं, यानी दो होते हैं। तो दूसरा कहाँ होगा, इसके क्षैतिज में ऐसे। तो ये हो गया क्षैतिज, तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। तो ऐसे आपको तोड़ने आना चाहिए। तो यही इस टॉपिक का यही सार है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना है, फिर आगे कराता हूँ मैं। तो मैंने जो विभक्तिकरण बताया, आपको कंपोनेंट बताया, घटक लेने बताया, उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे जोड़ने की बात अगर करें तो मान लीजिए ये सदिश है और वो इस दिशा से थीटा कोण बना रहा है ए, ठीक है। उसको आपको जोड़ना है किसी बी सदिश से जो यहाँ से कोण बना रहा है अल्फा, ऐसे इनको आपको जोड़ना है। तो कैसे आप जोड़ेंगे, तो क्या करना है आपको, इनको घटक ले लेना है। तो इस दिशा में घटक क्या होगा, बी कॉस अल्फा, अब आपको आ गया होगा ये सब। और इस दिशा में हो जाएगा बी साइन अल्फा। इस दिशा में क्या होगा घटक, इस दिशा में घटक हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। अब बताओ, इन दोनों की दिशा देखो समान हो गई है ना। और ये क्या हो गया, ये एक असदिश की तरह हो गया, अदिश की तरह, ठीक है ना, स्केलर की तरह। तो स्केलर को जोड़ने के लिए आपको परेशान होना ही नहीं है। इनफैक्ट इन दोनों की दिशा बिल्कुल समान है। तो अब इसको जोड़ोगे तो इसका क्या होगा उत्तर, इस दिशा में इन दोनों का योग, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस अल्फा, और इस दिशा में इनका योग ए कॉस अल्फा
प्लस बी साइन अल्फा, ऐसे हो, ठीक है ना। अब ये मत करना कि फिर इनको अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसको कर सकते हो। मान लो इसका जो उत्तर है ये सी है, सी है, तो सी को क्या लिखोगे, सी बराबर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस अल्फा। इस दिशा को मान लेते हैं आई, ठीक है, और इस दिशा को मान लेते हैं जे। तो प्लस इधर लिखोगे आई कैप प्लस ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा जे कैप। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने पहले किया था कि आई वाला आई से जोड़ना, जे वाला जे से जोड़ना, उसके पीछे जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। यही कारण है, आपको समझ आ गया होगा। मान लीजिए ए का मान है 2i प्लस 3j और b का मान है i माइनस 4j, ठीक है। और आपको क्या मान निकालना है, a प्लस b, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, इसको जब आप घटक में तोड़ेंगे तो 2 इधर होगा और प्लस 1 इसका इधर होगा, 2 और 1 इधर होगा, 3 ऊपर होगा और 4 इसका माइनस 4 होगा, यानी कि नीचे होगा। तो ये दोनों विपरीत दिशा में होंगे, तो आई वाला आई के साथ जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस दिशा में जो भी है वो उसको मैंने जोड़ा था, वो ऊपर दिशा में जो है उनको मैंने जोड़ा था। तो 2i को ऐसे जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे 3 माइनस 4, ऐसे जोड़ोगे, ठीक है ना। तो जे वाले जे से आई वाला आई के साथ सॉल्व होगा। तो 3i माइनस जे का, ये हो गया इसका उत्तर। मान लीजिए ये सी सदिश है, ठीक है जी, आ रहा है समझ। अब एक सवाल लेते हैं जिसमें इसको इस्तेमाल करना होगा आपको, ठीक है। इसको आप लिख लेना, मैं पहले सवाल दे देता हूँ। मान लीजिए एक गाड़ी है, एक कार है, जो पहले 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद फिर वो 5 मीटर पूरब की ओर चलता है, ठीक है। उसके बाद वो 20√2 साउथ ईस्ट चलता है। साउथ ईस्ट मतलब समझ में आ रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा में चलता है वो, ठीक है। उसके बाद वो 10√2 नॉर्थ ईस्ट के दिशा में चलता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के दिशा में चलता है, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट ऐसा चलता है, ठीक है। साउथ ईस्ट और फिर नॉर्थ वेस्ट ऐसे चलता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करें, विस्थापन ज्ञात करें, ठीक है। कैसे जोड़ें इसको, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको वेक्टर में जोड़ना होगा क्योंकि विस्थापन है। तो वेक्टर में जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले बना के दें, ऐसे बनाओ, इस दिशा में नॉर्थ, इस दिशा में साउथ, इस दिशा में ईस्ट, इधर वेस्ट, ऐसा ही होता है। तो इधर मान लो आई कैप, तो इधर क्या हो जाएगा जे कैप, इधर क्या हो जाएगा माइनस जे कैप और इधर माइनस आई कैप, ऐसे हो जाएगा। अब बताइए 10 मीटर नॉर्थ, तो एक सदिश खींचो ऐसे, यहाँ लिख दो 10 मीटर, उसको जोड़ना है 5 मीटर ईस्ट, इधर बना दो 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट कहाँ होगा, ऐसे होगा, तो इसको ऐसे बनाकर यूं खींच दो, कितना है 20√2, ठीक है। तो बताइए यहाँ से, इसको मैं बाद में बताता हूँ। फिर 10 नॉर्थ वेस्ट किधर होगा, इधर होगा, तो नॉर्थ वेस्ट ऐसे, कितना है ये 10√2, ठीक। इनको जोड़ना है।
तो देखो सबसे पहले इन दोनों को लिखना तो आसान है। इसको क्या लिखोगे 10 जे कैप, इसको क्या लिखोगे 5 आई कैप। लेकिन इनको कैसे लिखेंगे? तो इनके लिए आपको कोण दिया रहेगा। ये पता है ना आपको कि 45 डिग्री होता है इनके मध्य, ये जो कोण है ये 45 डिग्री है। तो अब इसके घटक ले लो, घटक कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। तो इधर क्या होगा इसका cos 45, तो cos 45 कितना होता है 1/√2। तो 1/√2 से इसको। बच्चों अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। काटोगे तो ये क्या बन जाएगा 20, तो इधर भी साइन होगा तो ये भी 20 हो जाएगा। इधर देखो इसके दो कंपोनेंट ऐसे होंगे, तो इधर 10 हो गया और इधर 10 हो गया। आया समझ? क्योंकि ये 45 है, तो इधर कॉस करोगे तो ये √2 काट देगा उसको। अब देखते जाओ इसको कैसे लिखेंगे आप। इसको लिखेंगे 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप। इसको कैसे लिखेंगे -10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। अब सभी को जोड़ दो, आई जे को जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ने पे क्या उत्तर आ रहा है देखते जाइए। ये आई वाला हिस्सा है, आई और आई, तो 20 में से 10 गया, 20 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा 20 में से 10 गया तो 10 और 5 15, तो हो गया 15 आई कैप। अब ये 10 जे कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 20 जे कैप कैंसिल हो गया, तो केवल और केवल उत्तर क्या आ गया 0 जे कैप। तो इसका उत्तर आ गया 15 आई कैप। तो इसका मतलब उत्तर क्या है, आई तो आपने बनाया, यहाँ था नहीं, तो किधर है ईस्ट, तो 15 मीटर ईस्ट दिशा में विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम बचा दिया। सभी आई को जोड़ देना है, जे को जोड़ देना है। आप जोड़ के देखो, जे 0 आएगा, आई 15 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसका काम होता है। और भी क्वेश्चन आएगा आगे, क्योंकि मैं आपको एक गणित का हिस्सा सिखा रहा हूँ और इसका इस्तेमाल आगे करने वाले। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे सवाल पे पढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है, तो 2a को 3b से घटाना है और उसका परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2a क्या होगा, मान लेते हैं वो c है, c बराबर 2a माइनस 3b, ये ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, जैसे 2a का मतलब क्या होता है, 2 एक अदिश है। अदिश को जब भी सदिश से गुणा करेंगे, मैं आपको गुणनफल आगे ही सिखाने वाला हूँ, तो कभी भी अदिश को जब गुणा करेंगे इससे, तो सिर्फ इसके जो नंबर्स हैं वही गुणा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2 को गुणा किससे करना है, आई प्लस जे माइनस 2, और -3 को गुणा किससे करना है, 2i माइनस जे प्लस के, इससे करना है, ठीक है। तो अब गुणा कीजिए, तो 2i 2j माइनस 4k माइनस 6i प्लस 3j माइनस 3k, ठीक है, ऐसे है। अब बताओ, i वाला i के साथ होगा, j वाला j के साथ होगा, और जो k है k वो k के साथ सॉल्व होगा, सही है। तो इसको कैसे करेंगे, जल्दी से बता दो, जल्दी फटाफट बताओ। ये 2 है, ये -6 है, तो 2 - 6 आई कैप
ये 2 है और ये 3 है, तो 2 + 3 जे क्या, ये -4 ये -3 है, तो प्लस -4 -3 के क्या, ठीक है। उत्तर बताओ क्या आया, 2 में से 6 गया तो -4, ये हो गया 3 2 5 और ये हो गया के क्या, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या ज्ञात करना है, परिमाण, तो वो क्या होगा, वो होगा इसका मैग्नीट्यूड ऑफ सी। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, जो भी आई जे के है उसको रूट कर दो बस, तो रूट -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो उत्तर क्या होगा, 16 + 25 + 49। अब इसका जो मान आएगा वो जोड़ के लिख लीजिए, वही हो गया उत्तर। तो कितना है, 6 5 11, 11 और 9 20 के 0, हाथ में 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9, तो रूट 90 हो गया, ठीक है। इसके आसपास कोई है उसको बाहर निकाल दो, तो लिख सकते हो ना 45 × 2, तो 9 × 10, हाँ ऐसे कर लो, तो 3√10 या, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आ गया समझ में, इसको आप लिख लीजिए अपना समय लेकर। अब इस सवाल को देखो, यदि a सदिश इस तरह से दिया गया तो a सदिश एवं y अक्ष के बीच का कोण क्या हो, वो बताना है आपको। तो देखो इसको करने का 2 तरीका है। सबसे पहले तरीका क्या है कि इसको बना लो, इसको यहाँ पे बना के दिखाओ, ये y है ये x है, तो 2i मतलब इधर 2 है, ठीक है, और इधर 3 है, और ये हो गया a, ऐसे है ना, ये है a सदिश। इसके 2 घटक हैं, समकोणीय घटक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए 2i और 3j। तो y अक्ष से कोण क्या होगा, तो y अक्ष से कोण ये होगा, तो ये दोनों समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। तो इसको मैं लिख देता हूँ बीटा, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज में बीटा का मान कैसे निकालेंगे आप, तो tan बीटा का मान निकाल सकते हैं, तो tan बीटा बराबर 2/3, तो बीटा बराबर tan इनवर्स 2/3, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ये तो हो गया तरीका नंबर 1, मेथड 1। मेथड 2 मैंने आपको सिखाया आज, क्या सिखाया, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन यानी कि जो अक्ष से कोण बनाता है, तो अक्ष से कोण यानी कि कॉस बीटा है ये, तो कॉस बीटा क्या होता है, ay बराबर मॉड ए, यही तो था। तो इसका y क्या है 3, तो 3 बराबर मॉड, इसका मॉड क्या होगा, रूट अंदर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 है और ये 9 है, 9 4 13, तो 3/√13। अब आपको लगेगा ये दोनों तो अलग अलग उत्तर आ गया, नहीं, ये कॉस में है और ये टैन में है, तो जो भी आपको ऑप्शन में दिखे उसको उसमें पलट लीजिए। तो बीटा का मान क्या हो गया, कॉस इनवर्स 3/√13, ठीक है। ये कॉस का मान है ना, तो यहाँ से आप tan भी लिख सकते हैं या यहाँ से भी कॉस लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, ये 3 हो गया कॉस का मान, यहाँ से अगर लिखेंगे तो कॉस बीटा क्या होगा 3/√2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो यही तो है।
या तो सूत्र लगा दीजिए या सिंपल आप त्रिभुज बना के देख लीजिए। ठीक, ये बीटा था। सही है, समझ आया आपको? इसको लिखो जल्दी से, और भी क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। तो इस सवाल को देखो क्या लिखा हुआ है कि ए बी दो सदिश दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एक सदिश ज्ञात करना है। मान लेते हैं वो सी है, एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जो a प्लस बी में जोड़ा जाए और जोड़ने पर एक इकाई सदिश बने, एक इकाई सदिश जो y अक्ष की ओर आए, मतलब एक यूनिट वेक्टर जो y एक्सिस के दिशा में है वो उत्तर आ जाए। ठीक है ना, क्या जोड़ें, इनमें क्या जोड़ें कि जोड़ने के बाद जो उत्तर आए वो एक इकाई सदिश y अक्ष की ओर आए, ये सवाल है। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर y एक्सिस के अलोंग होता क्या है, क्या होता है वो, जरा ये ज्ञात करते हैं, तभी तो समझ आएगा। तो यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश y एक्सिस, इकाई सदिश y एक्सिस की ओर क्या होता है बताना। एक ऐसी यूनिट वेक्टर जो y एक्सिस के अलोंग हो वो क्या होता है? अरे वो यही तो होता है, जे कैप होता है। तो मेरा उत्तर आना चाहिए जे कैप, तो वो सी क्या होगा कि जो उत्तर जे कैप आ जाए। तो देखो, देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल लग रहा है, इसी चीज को हटा के मैं आपसे छोटा सवाल पूछता हूं कि 2 और 3 में क्या जोड़ें, 2 और 3 में क्या जोड़ें कि इसका जो उत्तर है वो 1 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, क्या जोड़ें उसको आप x मान लेंगे, x, ठीक है ना, और इसका उत्तर जो आएगा उसको इक्वल टू के बाद लिख देंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस 3, यही होगा। यही काम मैं यहाँ भी करने वाला हूँ, देखते जाओ। यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, सिंपल सा चीज़ देखो कि आपको सी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। सी वेक्टर जो a प्लस बी में जोड़ा जाए और जोड़ने पे इसका उत्तर क्या आना चाहिए, इसका उत्तर आना चाहिए, समझ आया ये बात, ये हटा देता हूँ। जोड़ने पर इसका उत्तर क्या आना चाहिए, एक यूनिट वेक्टर y एक्सिस के दिशा में। तो y एक्सिस के दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। तो इसका उत्तर जे कैप आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई बड़ी बात है नहीं। सी वेक्टर क्या हो गया, सी वेक्टर हो गया जे माइनस ए प्लस बी। बस यही क्वेश्चन का आंसर है। अब कैसे करेंगे जरा देखो, ए प्लस बी ज्ञात करो पहले। ए प्लस बी क्या होगा, तो ए प्लस बी, इनको जोड़ने पे उत्तर आता है ए प्लस बी। क्या मैं यही लिख दूं शॉर्ट में, यही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। पहले ये जो क्वेश्चन है आप उतार लेना या आप देख लो उत्तर, सवाल देख लो, मैं उसी में उत्तर लिखने वाला हूँ। ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, आई के साथ जुड़ेगा तो 4 आई कैप, जे से जुड़ेगा तो प्लस 3 जे कैप, ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस 5 के कैप। देख लो सही जोड़ा हूँ मैं, तो लिख दो यहाँ फटाफट, जे माइनस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, यही होगा। अब पहले तो इसकी जो साइन है उसको ऑपोजिट करो और जे जोड़ दो, तो माइनस 4 आई कैप माइनस 3 प्लस जे, माइनस 3 जे कैप प्लस जे कैप, इसको जोड़ दिया मैंने इसके साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5 के कैप, ठीक है। तो इसका आंसर माइनस 4 आई कैप, इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस
5 k कैप, ये हो गया सी वेक्टर। सही है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन है, इनको करना है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा आपको, गुणनफल, दो सदिश को गुणा कैसे करते हैं। बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अलग ढंग है जोड़ने गुणा करने का। तो मैंने अभी तक क्या सिखाया आपको, जोड़ते कैसे हैं सदिश को, घटाते कैसे हैं सदिश को। अब मैं गुणा करने सिखाऊंगा और भाग क्या होता है वो मैं बता दूंगा सर। ठीक है, तो ये है सदिश के बारे में कहानी। लिखिए इसको जल्दी से। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में, ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।